हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार 1818 को अंग्रेज़ों एवं मराठा के मध्य सीताबर्डी का युद्ध होता है, जिसमें मराठा पराजित होते हैं एवं अंग्रेज़ों के ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्तियां प्रारंभ होती है। इस वीडियो में हम उन ब्रिटिश अधीक्षकों के नामों को देखेंगे, परंतु उससे पहले हम मराठा प्रशासन के बारे में देख लेते हैं कि उनमें किस प्रकार के कर वसूले जाते थे एवं उनमें विभिन्न व्यवस्थाएं किस प्रकार थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे तालुकेदारी व्यवस्था को, जिसे मराठों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके तहत विशेष भूमि क्षेत्र को किसी व्यक्ति के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए ठेके में दे दी जाती थी और अवधि समाप्त होने पर उस भूमि का या तो नवीनीकरण कर दिया जाता था या उस ठेका को समाप्त कर दिया जाता था। यह एक जमींदारी व्यवस्था के समान ही थी, या इसे आप परगने पद्धति के समान ही समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें भी ठेके में निश्चित अवधि के लिए किसी व्यक्ति विशेष को ज़मीन दे दी जाती थी और वह व्यक्ति कर की एक निश्चित राशि मराठा शासक को दे देते थे। ठीक है। मराठा ने अपने शासनकाल में तरेंगा, जो कि रायपुर के समीप था, एवं लोरमी नामक 2 तालुकों का निर्माण करवाया था। इसके बाद हम मराठा शासन से संबंधित कुछ करों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था टकोली। टकोली जमींदारों द्वारा मराठा प्रशासन के शासकों को एक निर्धारित दिया जाने वाला वार्षिक कर था। तो याद रखिएगा, टकोली एक वार्षिक कर या नजराना है। दूसरा कर का प्रकार है कलाली, जो कि एक आबकारी कर था, यानी कि मादक द्रव्यों की बिक्री हेतु लाइसेंस के रूप में जो कर लिए जाते थे उसे कलाली कहा जाता था। ठीक है। तीसरा कर का प्रकार है सायर, जिसमें वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर जो कर वसूले जाते थे उन्हें सायर कहा जाता था। चौथा है पंडरी। पंडरी गैर कृषक वस्तुओं की बिक्री पर कर होता था, जैसे कि बढ़ई या कुम्हार, नाई आदि से लिया गया कर को पंडरी कहा जाता था। उसके बाद है सेवई। सेवई एक प्रकार की पेनाल्टी, अर्थदंड या जुर्माना होता था। इसमें जो राशि प्राप्त होती थी उसे सेवई कहा जाता था। उसके बाद है जमींदारी कर। जमींदारी यानी बाहर क्षेत्र से आने वाले अनाज पर जमींदारी क्षेत्र में प्रवेश करने पर जो जमींदारों द्वारा कर वसूला जाता था उसे जमींदारी कर कहा जाता था। यहाँ तक हमने विभिन्न प्रकार के करों को देख लिया। इसके बाद हम पुलिस व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इनके शासनकाल में नियमित पुलिस व्यवस्था का अभाव था। गांवों में जो चोरी या डकैती होती थी उनसे जनता की रक्षा के लिए कोतवाल पहरा देते थे एवं कोतवालों को प्रत्येक ग्राम से कुछ निश्चित रूप से अनाज दे दिया जाता था। परगने के अंतर्गत होने वाले किसी भी प्रकार के अपराधों के संबंध में अंतिम निर्णय कमाविंसदार यानी कि परगना के प्रमुख द्वारा लिया जाता था। इस प्रकार पुलिस व्यवस्था के बाद अगला है न्याय व्यवस्था। राजा जो होता था यानी बिंबाजीराव भोसले वेंकोजी के शासनकाल में जो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था वह राजा ही होता था एवं फौजदारी मामलों का दंडाध्यक्ष भी राजा होता था। इसके बाद पंचायत व्यवस्था को देख लेते हैं। तो गांवों से संबंधित किसी भी प्रकार के विवादों का निपटारा गांव के प्रमुख यानी कि गौटिया के द्वारा ही किया जाता था। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि अप्पा साहब भोसले, जो कि एक लोभी व्यक्ति थे, उन्होंने अधिक कर वसूली हेतु छत्तीसगढ़ के सूबा क्षेत्र में सूबेदारों की नियुक्ति की थी, यानी कि ये अधिक कर वसूली के लिए सूबेदारों को निरंतर बदलते रहते थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूबेदारों का क्रम निरंतर बदलता रहता था, परंतु सन 1817-18 में भोसला वंश के शासकों एवं अंग्रेज़ों के मध्य सीताबर्डी के युद्ध में इनकी पराजय हो जाती है एवं नागपुर के जो रेसिडेंट होते हैं जेनकिंस, उनके द्वारा ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति करके छत्तीसगढ़ क्षेत्र का संचालन किया जाता है। यह जो सीताबर्डी का युद्ध होता है उससे मराठों और अंग्रेज़ों के मध्य संधि होती है और इस संधि की विशेषताएं कौन कौन सी थी ये हम देखते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि रघुजी तृतीय, जो कि एक अल्पवयस्क राजा होते हैं, उनके वयस्क होने तक
ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन इस क्षेत्र में शासन करेगी और नागपुर में अंग्रेज कमिश्नरी की स्थापना की जाएगी और अंग्रेज कमिश्नरों की सहायता से ही छत्तीसगढ़ रतनपुर क्षेत्र का शासन संचालन किया जाएगा। और इसके तहत क्या होता है कि ब्रिटिश जो रेसिडेंट होते हैं जेनकिंस, वो छत्तीसगढ़ क्षेत्र की सूबा पद्धति को समाप्त कर देते हैं एवं इस क्षेत्र हेतु ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। यह जो ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट या ब्रिटिश अधीक्षक होते हैं ये नागपुर रेसिडेंट के अधीन कार्य करते हैं। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये ब्रिटिश अधीक्षक किनके अधीन रहकर कार्य करते हैं, तो ये नागपुर के रेसिडेंट जो कि उस समय जेनकिंस थे उनके अधीन रहकर कार्य करते थे। तो चलिए अब देख लेते हैं ब्रिटिश अधीक्षकों की सूची को। तो जब पहले ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त होते हैं वे थे कैप्टन एडमंड जो कि 1818 ईस्वी में नियुक्त होते हैं। इनके समय में राजधानी रतनपुर ही रहती है और इन्होंने अपने अधीक्षक काल में विद्रोह का भी सामना किया था। 1818 के केवल 1 वर्ष के कार्यकाल में ही इन्होंने डोंगरगढ़ के जमींदार के विद्रोह का सामना किया, जिसके लिए इन्होंने कूटनीतिक नीति अपनाई और इसके तहत उन्होंने खैरागढ़ के जमींदार से सहायता ली एवं इस डोंगरगढ़ के जमींदार के विद्रोह का दमन कर दिया। परिणाम स्वरूप खैरागढ़ के जमींदार को उपहार के रूप में डोंगरगढ़ क्षेत्र भी दे दिया गया। इसके बाद दूसरे ब्रिटिश अधीक्षक आते हैं कैप्टन एगेन्यू जो कि 1818 से 1825 ईस्वी तक इस क्षेत्र के ब्रिटिश अधीक्षक रहते हैं। एगेन्यू क्या करते हैं कि ये अपनी राजधानी रतनपुर से स्थानांतरित करके रायपुर ले आते हैं और पूरे प्रशासनिक अमले का सुधार करते हैं। वे प्रशासनिक ब्रांच का पुनर्गठन करते हुए बरार पांडे, पोतदार और अमीन नामक 3 नए पदों का सृजन करते हैं एवं पटेल पद जो कि गांव में कर वसूली हेतु गौटिया का सहायता करता था उस पटेल पद को समाप्त कर देते हैं। परंतु एगेन्यू गांव के गौटिया पद को समाप्त नहीं करते हैं। याद रखिएगा गौटिया पद यथावत बना रहता है। एगेन्यू एक अन्य क्या सुधार करते हैं, ये छत्तीसगढ़ के जो 27 परगने होते हैं उनकी संख्या को सीमित करके 8 परगने तक कर देते हैं और इस समय जो सबसे बड़ा परगना रहता है वो रहता है रायपुर और सबसे छोटा परगना जो रहता है वो रहता है राजहरा। ये जो 8 परगने थे इनकी संख्या को कुछ समय बाद बढ़ा दिया जाता है एवं एक नए परगने बालोद की स्थापना की जाती है। इस प्रकार एगेन्यू के शासनकाल में अनेक यानी कि सबसे ज़्यादा प्रशासनिक सुधार होते हैं। एगेन्यू के समय अनेक विद्रोह भी हुए हैं जिन्हें हम देखते हैं। तो सबसे पहले धमधा के गोंड राजा का विद्रोह होता है जो कि 1818 से 1825 तक चलता है। दूसरा विद्रोह होता है नवागढ़ के महारसिया जमींदार का जो कि 1818 में होता है। तीसरा विद्रोह होता है संवत भारती का। पहले 3 विद्रोहों के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। चौथा जो विद्रोह होता है वह सोना खान के जमींदार राम राय के द्वारा किया जाता है 1819 में। इसके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है कि सोना खान के जो जमींदार होते हैं राम राय वे मराठा शासन एवं अंग्रेज़ों के अधीन होने वाली जनता के साथ दुर्व्यवहार से क्रोधित हो जाते हैं एवं जनता के साथ मिलकर यानी कि सोना खान के क्षेत्र के नागरिकों के साथ मिलकर विद्रोह कर देते हैं, जिसका दमन कैप्टन मैक्सन के नेतृत्व वाली सेना के द्वारा किया जाता है एवं राम राय को पराजित कर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप राम राय के साथ एक संधि की जाती है जिसमें कहा जाता है कि वे आजीवन ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं करेंगे। इसके फलस्वरूप 1821 को राम राय की मृत्यु हो जाती है। सोना खान के विद्रोह के बाद अगला विद्रोह होता है परलकोट का विद्रोह जो कि 1824 में होता है। बस्तर राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में परलकोट जमींदारी स्थित होती है जहाँ के जमींदार होते हैं गेन सिंह। गेन सिंह भी अंग्रेज़ों एवं मराठा की नीतियों से असंतुष्ट होते हैं एवं ये अबुझमाड़िया आदिवासियों के साथ मिलकर विद्रोह कर देते हैं, जिसे
मिस्टर एगेन्यू ने चांदा की सैन्य टुकड़ी की सहायता से दमन करते हैं। यह जो सैन्य टुकड़ी होती है उसका नेतृत्व करते हैं कैप्टन पेबे। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि परलकोट के विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी की नेतृत्व वाली सेना के द्वारा किया गया था, तो वे अधिकारी थे कैप्टन पेबे। ठीक है, तो कैप्टन पेबे के नेतृत्व में मराठों एवं अंग्रेज़ों की संयुक्त सेना के द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया जाता है एवं परलकोट को चारों ओर से घेर लिया जाता है। उसके बाद परलकोट के जो जमींदार होते हैं गेंद सिंह, उन्हें पकड़कर 20 जनवरी 1825 को परलकोट में फांसी दे दी जाती है और इस प्रकार इस विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। परलकोट विद्रोह के बाद एगेन्यू के द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है। एगेन्यू के बाद अगले जो ब्रिटिश अधीक्षक होते हैं वे होते हैं कैप्टन हंटर। कैप्टन हंटर के बाद अगले ब्रिटिश अधीक्षक होते हैं कैप्टन सैंडिस। इनके शासनकाल में भी अनेक प्रशासनिक सुधार होते हैं, जिसके तहत ये डाक तार व्यवस्था का प्रारंभ करते हैं, सरकारी कामकाज का कार्य अंग्रेजी माध्यम में कर देते हैं। ये हिंदू और मुस्लिम वर्ष के स्थान पर अंग्रेजी वर्ष को मान्यता देते हैं एवं इसके अनुसार कार्य करते हैं। इनके शासनकाल में 2 तालुकों का भी निर्माण करवाया जाता है, एक है लोरमी और दूसरा है तरेंगा। याद रखिएगा, लोरमी और तरेंगा। इनके शासनकाल में ताहूदारी प्रथा का भी प्रारंभ किया जाता है एवं बस्तर और करौद जमींदारियों के मध्य जो विवाद होता है उसकी मध्यस्थता भी की जाती है। इस विवाद में क्या होता है कि बस्तर और करौद जमींदारी के मध्य ज़मीन यानी कि भूमि की कब्जा को लेकर विवाद होता है, जिसके संबंध में कैप्टन सैंडिस जो है वे गवर्नर को पत्र लिखते हैं एवं गवर्नर के द्वारा यह जवाब दिया जाता है कि यदि करौद एवं बस्तर जमींदारियों के जो जमींदार हैं या क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं, यदि वे विवाद शांत नहीं कर पाते हैं तो उनका पद समाप्त करके वे जमींदारियां उनसे छीन ली जाएंगी, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य विवाद समाप्त हो जाता है। कैप्टन सैंडिस के शासनकाल में अंग्रेज़ों एवं रघुजी तृतीय के मध्य समझौता होता है। ठीक है, इस समझौते के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। कैप्टन सैंडिस के बाद अगले ब्रिटिश अधीक्षक होते हैं कैप्टन विल्किंसन, जो कि 1828 ईस्वी में ब्रिटिश अधीक्षक बनते हैं। कैप्टन विल्किंसन के बाद कैप्टन क्राफर्ड, जो कि 1828 से 1830 ईस्वी तक ब्रिटिश अधीक्षक रहते हैं। ये अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक रहते हैं। इनके संबंध में एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अंग्रेजी अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक कौन रहते हैं, तो ये कैप्टन क्राफर्ड रहते हैं, याद रखिएगा। और इनके शासनकाल में ही ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि सीताबर्डी का जो युद्ध हुआ था उसके बाद जो संधि हुई थी उसमें कहा गया था कि रघुजी तृतीय के अल्पवयस्क से वयस्क होने तक ब्रिटिश के अधीन मराठा संरक्षण में शासन कार्य किया जाएगा। तो 1830 को वे वयस्क हो जाते हैं एवं रघुजी तृतीय को नरेश घोषित कर दिया जाता है एवं इस क्षेत्र का शासन वापस मराठा को सौंप दिया जाता है। इसके बाद 1830 से 1854 के शासनकाल के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ आज के वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।